आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ना यूज़ करती है और किस लेवल पे ये चीज़ें इस्तेमाल होती है। तो अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि लॉन्ग टर्म की डिसीजन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन। कौन बनाता है? हमारे पास हमारा सीनियर मैनेजमेंट बनाती है, डिसीजन मेकिंग करती है उसके बारे में। टेक्निकल डिसीजन कौन बनाते हैं? मिडिल लाइन वाले बनाते हैं जो मीडियम टर्म के लिए प्लानिंग करते हैं। और ऑपरेशनल कौन होते हैं? जो डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में प्लानिंग करते हैं। तो वो किस लेवल पे किस तरीके से सारा का सारा जो है ना प्लान वगैरह तैयार करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसको हम इस्तेमाल क्या करके जो है ना अपने डिसीजन मेकिंग करते हैं कि किस तरीके से हम ऑपरेशन लेवल पे डिसीजन मेकिंग करेंगे, किस तरीके से हम जो है ना अपने टैक्टिकल लेवल पे डिसीजन मेकिंग करते हैं, और स्ट्रेटेजिक लेवल पे हम जो है ना किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो इसलिए कहता है कि आपके पास IS collect and store the company's key data and produce information users. For example, manager need for analysis, control and decision making. ठीक है क्या? कि मैनेजर का मेन काम क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में? वो डिसीजन मेकिंग के साथ उसका काम होता है। कौन सी डिसीजन मेकिंग? जो उसके अंडर जो ऑपरेशन स्टाफ बैठा हुआ है उनको देखना, उसके बेसिस पे एनालिसिस करना मार्केट की, अपने जो है ना एम्प्लॉयज की, और फिर उनको जो है ना कंट्रोल करता है। क्योंकि मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखें तो क्या होता है? गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। तो मैनेजर कौन हुआ? जो दूसरों से काम लेता है। तो दूसरों से काम लेते हुए वो क्या करेगा? हर एक चीज के लिए प्रॉपर तरीके से प्लान बनाएगा, उन तमाम एक्टिविटीज को एनालाइज करेगा और कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जिसके बेसिस पे वो क्या करेगा? फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग करेगा। तो कहते हैं कि IS is used, for example, in factories to automate production processes and order and monitor inventory. Most companies use them to process customer orders and handle billing and vendors payments. Bank use a variety of IS to process transactions such as deposit, ATM withdrawals and loan payments. ठीक है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास जो है ना किस लिए इस्तेमाल होती है? मोस्टली अगर हम देखें तो हमारी कंपनीज जो है ना सारे के सारे एडवांस हो रही है। ठीक है, और वो अपने जो है ना प्रोसेसेस को अपडेट कर रहे हैं। किस चीज़ के साथ जो है ना इंफॉर्मेशन सिस्टम को, IT को इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम जो है ना अपने टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें, और अपने जो है ना जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है हमारा वो फास्टली मूव कर सके। जिस तरीके से इन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास ATM के विड्रॉल्स हो गए, तो अब आप जाते हो, आपको बैंक में जो है ना चेक नहीं देना पड़ता, ना ही जो है ना कतारों में ठहरना पड़ता है कि अब आपकी बारी आएगी, फिर चेक क्लियर होगा, फिर आपको जो है ना पेमेंट मिलेगी, फिर जो है ना वहाँ से वो लोग इन्फॉर्मेशन भिजवाएंगे क्लियर कराने के लिए। तो वो सारी की सारी झंझटें जो है ना खत्म हो जाती हैं। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें जो है ना ईज देता है। तो इसीलिए कहता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है ना डेवलप किए जाते हैं, ताकि वो क्या कर सके कि हर एक के लेवल पे हमारे जो है ना डिसीजन मेकिंग को आसान बना सके और हमारे प्रोसेसेस को जो है ना एडवांस कर सके। तो इसमें हमारे पास जो है ना जो एक सिस्टम बनाया जाता है, दैट इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, सेकंड मैनेजमेंट सपोर्ट, थर्ड डिसीजन सपोर्ट, फोर्थ एग्जीक्यूटिव, एंड देन फिफ्थ एक्सपर्ट सिस्टम, नंबर सिक्स ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम टू improve flow of communication। ठीक है, सो पहले हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से हमें पता चलता है, नाम से शो हो रहा है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन जब हम अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में उसको देखते हैं, हम कहते हैं कि ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या होती है? जब आप कोई चीज़ परचेज करते हो, ठीक है, और उसकी वजह से आपके डुअल इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। डुअल इफेक्ट से मुराद हमारा क्या है कि जब आपने क्या किया, एक गाड़ी परचेज की 50 रुपए की, ठीक है, तो अब वो गाड़ी जो है ना जब आपने परचेज कर ली, तो अब जो बंदा आपको सेल आउट कर रहा है उसके पास वो कम हो गई, और आपके पास वो गाड़ी ज्यादा हो गई। आपने उसको 50 रुपए दे दिए, तो आपसे पैसे चले गए और उस बंदे के पास पैसे आ गए। तो दोनों साइड पे हमारे पास जो है ना इफेक्ट्स हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम बेसिकली अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो इस किस्म के डेली रूटीन में हमारे पास क्या होता है कि जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, बिजनेस जो है ना रूटीन वाइज डिसीजन मेकिंग करता है, क्या चीज़ खरीदनी है, क्या चीज़ बेचनी है, ठीक है, इन तमाम चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? हम ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम को जो है ना डेवलप करते हैं, ताकि वो हमें बताए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से हमारे जो है ना इंफॉर्मेशन मूव करेगी, किस तरीके से हमारे पास जो है ना इंफॉर्मेशन को रिस्टोर स्टोर किया जाएगा। उसके लिए हम इसको डेवलप करते हैं। तो इसलिए कहता है कि TPS हमें क्या करता है कि एक स्टार्ट पॉइंट प्रोवाइड करता है। किस चीज़ का स्टार्ट पॉइंट? कहते हैं कि इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि कनेक्टेड, हमारे पास जो है ना ब्रेक नहीं आता, हमारे पास एक फ्लो के साथ तमाम इंफॉर्मेशन चलती है।
अगर आप देखो तो आप जो है ना क्या करते हैं, जब एक बड़े मॉल में जाते हैं तो वहां पे आपको जो है ना काउंटर पे एक बंदा नजर आएगा। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किताब लेके बैठा हुआ हो, एक एक चीज की प्राइस जो है ना वो लिख रहा हो और फिर आपको जो है ना बिल बना कर दे। बल्कि क्या होता है, वो अपने पास बारकोड रीडर रखता है। बारकोड रीडर क्या कर रहा होता है कि वो जो है ना डायरेक्टली कोड डिफाइन कर लेता है, उसको बता देता है कि ये क्वांटिटी है इसकी, ये प्राइस है हमारे पास इसकी, और हम जो है ना इसको डायरेक्टली सारे के सारे रिकॉर्ड करते जाते हैं। एट द एंड वो हमें कैलकुलेशंस करके क्या कर देता है, रिसिप्ट तैयार करके देता है। तो क्या हुआ कि उसने एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया हुआ है, एक कनेक्टेड सिस्टम बनाया हुआ है कि पहले वो इसको रीड करता है, फिर उसके बाद वो सारे के सारे जितने भी क्वांटिटीज होती है उनको कैलकुलेट करता है, और फिर वो जो है ना आपको रिसिप्ट देता है। उसके कंप्यूटर में जो रिकॉर्ड मौजूद होता है वहां पे वो उसको बताता है कि उसके डेटाबेस में कि आपके पास ये इन्वेंट्री या ये सामान इतनी क्वांटिटी में बिक चुका है। अब आपके पास कितना रिमेनिंग रह चुका है उसका अंदाजा उसको वहां से इजीली हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि द डीपीएस रिसीव रॉ मटेरियल फ्रॉम इंटरनल and external sources and prepare these data for storage in database similar to microcomputer database but vastly larger. In fact, all company's key data are stored in a single huge database that becomes the company's central information resource. The DBMS, Database Management System. Okay, DBMS means the Database Management System tracks the data and allows user to query the database for information they need. कि इसके ज़रिए से क्या होता है कि जैसे हम जो है ना अपने कंप्यूटर वगैरह में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और फिर हम उसको रिट्रीव करके इस्तेमाल करते हैं, सेम एज इट इज़ हमारे पास क्या होता है कि डेटाबेस में भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सेव करता है। और फिर हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हम उसको क्या करते हैं, इजली फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको हम जो है ना प्रोसेस करने में हेल्प आउट करते हैं। तो वो हमारे काम को क्या करता है, मज़ीद आसान बनाता है, फ्रेंडली बनाकर दे देता है। ठीक है? जिसमें हमने क्या कहा कि वो अपने जो है ना आपके बिज़नेस के जितने भी आपकी जो है ना ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, ठीक है? उन सबको कलेक्ट करना, फिर उनको चेंज करना, फिर उसको जो है ना जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उस दोबारा को डेटा को दोबारा जो है ना रिट्रीव कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, और उसके बेसिस पे क्या करते हैं हम जो है ना अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो इसीलिए कहता है फर्दर हमारे पास कि टीपीएस ऑटोमेट रूटीन एंड टाइडीएस बैक ऑफिस प्रोसेसेस सच एज अकाउंटिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दे रिड्यूस क्लरिकल एक्सपेंस एंड प्रोवाइड बेसिक ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन क्विकली। अब जैसे मैंने आपको कहा ना कि आप जो है ना जब शॉप पे जाते हो बारकोड रीडर के जरिए से वो सारा का सारा काम जब रिकॉर्ड कर रहा होता है तो वो क्या करता है बेसिकली, वो जो है ना आपके तमाम के तमाम बेसिक चीजें परफॉर्म कर देता है। अब आप दोबारा से एक एक चीज को लिखो और फिर जो है ना कंप्लीट हो जाए, फिर उसको प्लस करो, फिर माइनस करो, फिर उसके जो है ना टोटल बताओ, अच्छा हमारे पास इन्वेंट्री कितनी थी वो बताओ, फिर वो सारा का सारा जो है ना एक आईडी काम आपके लिए हो जाता है। तो जो है ना आपके पास ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम क्या करता है, उस काम को आसान करता है। ठीक है कि जितने आपके पास सेल्स ऑर्डर आते जाते हैं वो रिकॉर्ड करता जाता है। ठीक है, और फिर उसी तरीके से जो जो चीज़ें डिलीवर होती जाती हैं आप उसको लिखते जाते हो, कंफर्म करते जाते हो, और वो आपको कंप्लीट क्या करता है कि एक डेटा प्रोवाइड करता है जिस लेवल पे भी जिस स्टेज पे भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपको डायरेक्टली काम परफॉर्म कर देता है। तो इसके लिए आपको जो है ना अब वो क्लरिकल वर्क आपके लिए जो है ना जो रहता था या अपने क्लर्क्स वगैरह को रखा होता वो सारी कैलकुलेशन करता था, वो प्रोसेस वो जो है ना आपके लिए एक्टिविटी खत्म हो जाती है। So कहता है कि data could be entered manually by a person keying the information in. Some systems are more advanced and support technology-based data entry such as optical character recognition or magnetic ink character recognition. ठीक है कि मैनुअली भी आपके पास हो सकता है, कुछ जो है ना दुकानदार क्या कर रहे होते हैं कि मैनुअली उन चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई जो है ना क्या करता है कि डायरेक्टली उसमें डेटा फीड करता है और वो सारा का सारा खुद ही उसको रीड करता जाता है कि कितनी क्वांटिटी थी, कितने अमाउंट जो है ना वहाँ पे मौजूद है, वो उसको स्कैन करके डिटेक्ट कर लेता है। तो हम जो है ना ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। हम बारकोड रीडर को भी यूज़ कर सकते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर वगैरह को भी इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे इस डेटा को ईज़िली प्रोसेस करके हमें बताता है। कहता है कि data entry describes any of the technique used initially record data into a system. A few example of data include कौन से हैं? Sales information, purchase information, new employee details, update the existing employee detail। क्योंकि हमने इसमें क्या कहा कि हमारे पास जो है ना हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, रिट्रीवल भी कर सकते हैं। तो रिट्रीवल जब हम कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट कर लेते हैं, एक एम्प्लॉय की जो है ना प्रमोशन हो जाती है, सैलरी इंप्रूव हो जाती है, तो हम उसके वहाँ पे सैलरी का रिकॉर्ड सारा का सारा इंप्रूव करके सकते हैं वहाँ पे। ठीक है कि 50,000 थी अब हमने उसके 55,000 कर दिया, कोई इंक्रीमेंट लगा, कोई बोनस मिल रहा है उसको, तो वो वहाँ पे हम उसके साथ ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेते हैं। या फिर हमारा कोई प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है,
तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, जैसे बार कोड रीडर की मैंने एग्जांपल दी, तो वो जितने भी यूनिट्स आप उसको सेल आउट कर रहे हैं वो उसको जो है डिटेक्ट करते जाता है और आपके पास इंफॉर्मेशन आपकी अपडेट होती जाती है। सो कहते हैं कि टू वेज डेटाबेस कैन बी अपडेटेड, एक बैच प्रोसेसिंग है और एक हमारे पास ऑनलाइन और रियल टाइम प्रोसेसिंग हम इस्तेमाल करते हैं। सो बैच हमारे पास जो है ना क्या होता है कि बेसिकली बैच से हमें शो होता है कि आपके पास जो है ना आप क्या करते हो कि वन टाइम में डेटा को प्रोसेस करने की कोशिश करते हो एक ग्रुप बना के, ठीक है, एक बैच तैयार कर लेते हो, उसको जो है ना प्रोसेस करते हो, फिर दूसरा बैच तैयार हो जाता है, फिर उसको जो है ना प्रोसेस करते हो। तो इस तरीके से भी हम एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। सो कहता है कि बैच प्रोसेसिंग इज अ collection of group of similar transaction over a period of time and their processing at a single time as a batch. This is an efficient method to update the database periodically for applications such as monthly payroll processing. जैसे अब मंथली तनख्वाहों की बात आ जाती है तो वहां पे क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय को जो है ना सैलरी आपने देनी होती है। तो पहले से आपने डिफाइन किया हुआ है कि इन सबको जो है ना, जो हमारे पास यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, इन सबकी सैलरी इतनी है, इनको हमने इस डेट पे इशू करना है। फिर हमारे पास जो है ना किसी और ऑफिस में हमारे पास जो है ना, लेट्स से हम कहते हैं इन्वेंट्री ऑफिस में हमारे पास लोग बैठे हुए हैं, तो उनकी सैलरीज इस डेट पे हमने देनी है और इनकी ये सैलरीज है। तो क्या होगा कि आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, उस बैच को प्रोसेस करवा दोगे, आपको दोबारा उसके लिए कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेगी, आप बस वहाँ पे जो है डेटा को अपडेट करोगे और उनकी सैलरीज वहाँ से रिलीज कर दोगे। सो कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग हैज बीन एसोसिएटेड विद मेनफ्रेम सेंट्रलाइज्ड टाइप सिस्टम्स। The method has been reduced in importance with the development of more advanced types of processing. It still remains an important form of processing as many systems used now are based on batch processed systems. ठीक है कि आपके पास जो है ना वो मेन फ्रेम जब ओल्ड टाइम है हमारे पास एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जाता था और उसके थ्रू वहां से सारा का सारा प्रोसेसिंग चलता था। तो स्टिल हमारे पास जो है ना ये भी उसी किस्म के एक सिस्टम हमारे पास चल रहा है, लेकिन हमारे पास प्रोसेस अपडेट होते जा रहे हैं, नए नए मेथड्स आते जा रहे हैं जो हमारे क्या करते हैं इन कामों को मजीद आसान से आसान बनाते जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना स्टिल वही ओल्ड बैच सिस्टम क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो है ना इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई, ना ही हमारे पास इतने फैसिलिटीज हैं कि हम उसको यूटिलाइज कर सकें, और ना ही हमारे पास इतने स्किल्ड वर्कर्स मौजूद हैं जो इन चीज़ों को ईजिली कॉप कर सकें, जो है ना अपने आप को उसके साथ अपडेट कर सकें और वो उनके डेटा प्रोसेसिंग में उसको हेल्प आउट कर सकें। तो इजीली एक ज़्यादातर कंपनीज जो है ना स्टिल हमारे पास क्या करती है, बैच वाइज प्रोसेसिंग करवाती है और बैच प्रोसेसिंग सिस्टम को ही इस्तेमाल करते हैं। सो फायदा क्या हो जाता है हमारे पास बैच सिस्टम का, एक तो हमारे पास क्या है जो आसानी से डेवलप हो सकता है, बैच वाइज हमें ग्रुपिंग वाइज ही तो इनको चलाना होता है। फिर हमने कहा कि लेस प्रोसेसिंग पावर इज रिक्वायर्ड एज डील्स विद सिमिलर अपडेट्स, कि एक जैसी ही अपडेट्स आएंगी, किसी की प्रमोशन है, किसी को जो है ना बोनस है, किसी के जो है ना इंक्रीमेंट्स आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्या होंगे एक ही सिस्टम में एक ही डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट है और वो सिस्टम अपडेट होते जाएगा। चेक्स इन प्लेस एज पार्ट ऑफ द सिस्टम रन्स, लेस हार्डवेयर रिक्वायर्ड देयरफॉर चीपर। ठीक है कि आपके पास क्या हो जाता है कि चेक इन प्लेस एज पार्ट ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम का एक हिस्सा है तो वो ड्यूरिंग उस प्रोसेस के वहीं पे अब खुद जो है ना उसको ऑपरेट करता है, चेक करते जाता है, अपडेट करते जाता है, जैसे ही आप उसमें डेटा फीड करोगे वो खुद उसको जो है ना अपडेट कर देगा। तो इसीलिए हमें ना कोई इसके लिए सच हार्डवेयर चाहिए होते हैं, ना ही हमें जो है ना उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर सेटअप बनाना पड़ेगा जो क्या करेंगे कि उसको यूटिलाइज करके हमें बताएं कि अच्छा इस तरीके से ये चीज़ जो है ना वर्कआउट कर रही है। तो हम आसानी से क्या कर लेते हैं, अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, बैचेस बना लेते हैं, और फिर उस बैच के जरिए से हम क्या करते हैं कि उसके अपने जितने भी पेरोल्स हो गए हम उसको प्रोसेस करना शुरू करते हैं। पेरोल बेसिकली क्या कहते हैं, हमारे पास जो हमारे पास एम्प्लॉयज की सैलरीज होती है अकाउंटिंग में हम उसको पेरोल पेरोल कहते हैं। ठीक है, तो उस सिस्टम के जरिए से वो जो हमारे पास तनख्वाहें वगैरह जो इनकी होती है वो सारे के सारे जो है ना वो प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं और हमारा काम मजीद एफिशिएंट होना शुरू हो जाता है। पहले हमारे पास काम थोड़ा-सा हमारा स्लो था, लेकिन क्या हो जाता है कि जब आप उसको मैनुअल से निकाल के क्या कर देते हो कि इन चीज़ों के ऊपर लेकर आना शुरू कर देते हो, तो हमारे पास जो हमारे ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक प्रोसेस के साथ चलना शुरू हो जाते हैं और हमारा काम जो है ना, वो बड़ा आसान होना शुरू हो जाता है। बजाय इसके कि हम एक-एक एम्प्लॉयी का एक-एक डेटा वहाँ पे पुट करें, हमारे पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जो है ना, एक ही टाइम पे सारा का सारा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है? लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक डेडिकेटेड स्टाफ फिर रखना पड़ता है कि हम क्या करेंगे कि वो लोग हमारे इस काम को हमारे लिए परफ़ॉर्म करके देंगे ताकि हमारा काम जो है ना थोड़ा-सा क्विकली हो सके। अगर वहाँ पे जो है ना ज़्यादातर लोग हमारे पास मौजूद नहीं होंगे, लिमिटेड स्टाफ हमने बिठाया होगा, तो क्या होगा कि वो जो है ना उसका प्रोसेसिंग थोड़ा-सा स्लो हो जाएगा और वो हमारे सिस्टम को जो है ना एफिशिएंट नहीं रहने देगा। तो हम इसलिए क्या करेंगे कि इन चीज़ों के ऊपर उसके फ़ोकस करेंगे कि हमारे पास ये चीज़ें थोड़ा-सा फ़ास्ट चल सके।
तो हमें हार्डवेयर उसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हमारे पास ये ग्रुपिंग बनाना और इन चीज़ों को जो है ना मैनेज करना, ये क्या करता है कि हमारे चीज़ को जो है ना थोड़ा-सा डिलेज़ का शिकार कर देता है, जो इसकी डिसएडवांटेज कंसीडर होता है। कि often delays between a transaction is made and when the master file is updated and the output generated, कि आप जो है ना बैचेस को इतना जल्दी प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि बैच कंप्लीट होगा तो आप प्रोसेस करोगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपके ट्रांजैक्शन जो है ना वो डिले होते रहेंगे। जब तक बैच कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है ना वो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो उस तक जो है ना आपके जो डेटा होगा वो अपडेट नहीं होगा, और डेटा अपडेट नहीं होगा तो हमारे पास आउटपुट भी उसी लिहाज से जो है ना वो स्लो जनरेट होता जाए। सेकेंड, हमने कहा कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन इज ऑफन इनकम्प्लीट ड्यू टू आउट ऑफ डेट डेटा। ठीक है, कि मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास जो है ना मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास होती है वो इनकम्प्लीट होती है। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ डेट होती है। हमारे पास प्रीवियस जो है ना इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो अब वो आउटडेट हो चुकी है। अब हम बैच का इंतजार कर रहे हैं, जब हमारे पास बैच कंप्लीट होगा तभी ये प्रोसेस होगा। तो उसके प्रोसेस होने में जितना टाइम लग रहा है, वो पिछला इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास पड़ी हुई है वो क्या हो रही है, ऑब्सोलीट होती जा रही है। और फिर कहता है कि ऑफन मास्टर फाइल केप्ट ऑफलाइन देयरफॉर एक्सेस मे नॉट ऑलवेज बी अवेलेबल। और मास्टर फाइल तो उनके लिए ऑनलाइन नहीं रखी जा सकती कि जी वो डायरेक्टली जो है ना मास्टर फाइल को भी अपडेट करते जाए या उनके जो है ना एक्सेस उनको प्रोवाइड किया जाए। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, और जब वो जो है ना वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती तो क्या होगा कि वो उसको अप टू डेट कैसे करेंगे। तो वो तो उसको सिर्फ उसी वक्त अपडेट कर पाएंगे जब आपके पास जो है ना आपका बैच कंप्लीट होगा, फिर उसको अपडेट करेंगे। उससे पहले वो चीज़ जो है ना इनको अवेलेबल नहीं होगी कि वो साथ साथ क्या कर सके, उन चीज़ों को अपडेट कर सके। तो फिर इसके बजाय हमारे पास एक दूसरा मेथड जो हम यूज करते हैं, वो हमारे पास आ जाता है ऑनलाइन प्रोसेसिंग का। कि जिसमें क्या हुआ, कहता है कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग रेफर्स टू इक्विपमेंट दैट ऑपरेट्स अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल कंप्यूटर बट टिपिकली फ्रॉम अ डिफरेंट लोकेशन थ्रू सम काइंड ऑफ टर्मिनल। ठीक है, कि आपने उसके लिए एक सेंट्रल कंप्यूटर प्लेस किया जाता है, जिसको जो है ना वहां से हेड ऑफिस वगैरह से ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पे आपको जो है ना उसकी एक्सेस मिल जाती है। जैसे एग्जांपल आपको दी हुई एटीएम मशीन कि ATM is linked to the bank central computer system and updates the user account immediately। कि आप मोबाइल ऐप के ज़रिए से क्या करते हो, जैसे ही आप जो है ट्रांज़ैक्शन करते हो, वहीं पे आपकी स्टेटमेंट अपडेट हो जाती है। पहले जो है ना जो प्रोसेस चलता था कि आप अकाउंट पे जो है ना बैंक जाओगे, बैंक वाले क्या करेंगे, तमाम के तमाम चेक उनके पास जमा होंगे। बैच वाला सिस्टम होता था कि अच्छा ये सारे के सारे HBL के जो है ना चेक्स हैं, ये हमारे पास मीज़ान के चेक्स हैं, वो सारे जमा होते थे। फिर उन चेक्स को जो है ना वो क्लियरिंग के लिए हेड ऑफिस भिजवाते थे। फिर हेड ऑफिस वाले उन बैंक के साथ देखते कि उन बैंकों के पास हमारे चेक्स कितने मौजूद हैं, तो वो उसके बदले में वहीं पे क्रॉसिंग करते थे, जो अमाउंट अमाउंट जो है ना एक्स्ट्रा हो जाती थी वो एक दूसरे को वो पे कर देते थे। तो एक लेंथी प्रोसेस होता था। फिर कहीं जाके वो इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में आपको अपडेट होती थी कि जी अब आपके अकाउंट में चेंजेस हो गए या नहीं हुए। लेकिन ऑनलाइन प्रोसेसिंग ने क्या कर दिया, इस चीज़ को आसान कर दिया। जैसे ही आप एटीएम के ज़रिए से पैसे निकालते हो, डायरेक्टली आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे निकाल लिए गए हैं। ठीक है? और इसी तरीके से कहते हैं कि फ्लाइट बुकिंग सिस्टम एट अ ट्रैवल एजेंसी, कि जैसे वो फ्लाइट बुकिंग करते हैं तो आपको डायरेक्टली वहाँ से पता चल जाता है कि जी आपकी फ्लाइट बुक हो गई है। आप यहाँ से उसको जो है ना अमाउंट ट्रांसफर कर देते हो। सो कहते हैं कि इफ अ सर्विस इज नो लॉन्गर ऑनलाइन, इट इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग ऑफलाइन। व्हेन अ सिस्टम इज ऑफलाइन, इट्स सर्विसेज आर नो लॉन्गर अवेलेबल। ठीक है, कि एटीएम का अक्सर आप जाते हो तो कहते हैं कि जी लिंक डाउन है। तो वो लिंक डाउन बेसिकली क्या होता है, वो ऑफलाइन होता है सिस्टम। तो जब सिस्टम जब तक ऑफलाइन रहेगा तब तक वो चीज़ जो है ना प्रोसेस नहीं हो सकेगी। लेकिन पहले में हमने क्या कहा कि बैच में फिर हमारे पास ये इश्यूज नहीं थे। ठीक है, वहाँ पे आपके पास जो है ना मास्टर उसका जो है ना ऑफलाइन रहता था, बाकी आपके पास जो है ना वो सारा बैच प्रोसेसिंग करता रहता था। वहीं से फिर जो है ना जब वो ऑनलाइन किया जाता था तो इन्फॉर्मेशन उसमें अपडेट हो जाती थी। सो फर्दर कहता है कि यू मे हैव एक्सपीरियंस व्हेन ब्राउजिंग द इंटरनेट। फॉर एग्जांपल व्हेन यू हैव अ वाईफाई कनेक्शन, योर वेब ब्राउजर इज कंसिडर्ड टू बी ऑनलाइन एंड विल अपडेट। However, if there is no Wi-Fi signal and hence no connection, the browser is considered to be offline. In this case, you will not be able to download any new information to computer। इन्होंने ब्राउजर की एग्जांपल दिया। अगर आप सिंपल अपने मोबाइल फोन को देखें तो मोबाइल में आपके पास जो है ना गूगल प्ले स्टोर ने दिया होगा कि जी आपके पास ये जो है ना अपडेट्स अवेलेबल है सॉफ्टवेयर के लिए। अब आपने इंटरनेट के साथ उसको कनेक्ट नहीं किया हुआ, वाईफाई ऑफ है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, आपको कहेगा नो इंटरनेट कनेक्शन। फिर जैसे ही आप वाईफाई को ऑन करोगे, इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा, वो डायरेक्टली उसको अपडेट करना शुरू कर देगा। तो क्या हुआ कि सारी की सारी डिपेंडेंसी हमारे ऑनलाइन जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो इंटरनेट के ऊपर है। तो जब इंटरनेट अवेलेबल होगा तो वो ऑनलाइन होगा, हमारे पास जो है ना हमारा सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो हमारे पास जो है ना ऑफलाइन हो जाएगा, हमारे पास वो सर्विसेज भी खत्म हो जाएगी और वो फैसिलिटेशन भी खत्म हो जाती है। थर्ड हमारे पास इसमें आ जाता है रियल टाइम प्रोसेसिंग।
रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या है? कहते हैं कि रियल टाइम प्रोसेसिंग इज प्रोसेसिंग ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन एज दे अकर विदाउट द नीड फॉर बैचिंग देम टुगेदर। ठीक है, क्या बैच से अपोजिट आ रहा है। ठीक है, कि जैसी ट्रांजैक्शन होगी वो डायरेक्टली उसको प्रोसेस करेगा, इसका इंतजार नहीं करेगा कि बैच कंप्लीट होगा तो हम उसको प्रोसेस करें। So this type of processing allows the user to update the master file immediately. It is an expensive method to update the database in real time for applications such as airline information system. कि अब ये जो है ना फिर थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। क्यों एक्सपेंसिव हो जाएगा? क्योंकि मास्टर फाइल आपकी ऑनलाइन पड़ी हुई है, तो वो जो है ना उसकी तरह ऑफलाइन नहीं है कि आप जो है ना उसमें अपडेट ना करो, बाद में जब बैच कंप्लीट होगा तो सबकी इन्फॉर्मेशन पुट की जाएगी। यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड होती जा रही है। सिंपल सी एग्जांपल इसकी दे दूं कि जैसे आपके पास जो है ना यूनिवर्सिटीज वगैरह में होता है कि आप वहाँ पे जैसे ही एडमिशन लेते हो, एनरोल हो जाते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारे के सारे उनके एलएमएस सिस्टम में चले जाते हैं। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है, वहाँ पे वो अपडेट कर देते हैं। फिर आपको जो है ना वहाँ से कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप भी मिल सकती है। आपके सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है तो आपको जो है ना वहाँ पे आपके जो है ना बीएमसी भी मिल जाती है। आपको जो है ना ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होते हैं, वो सारे के सारा आपके कियोस्क सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। जो कार्ड के बेसिस पे आपके अपने अकाउंट्स वगैरह डिफाइन होते हैं, वहाँ पे आप जाते हो, कार्ड स्वाइप करते हो, आपकी जो है ना पूरा डेटाबेस निकाल लेते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वहाँ से आप इजीली ले सकते हो। तो सेमेस्टर कंप्लीट, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपडेट, जैसे ही आपकी रिसिप्ट जनरेट हुई वहाँ पे उसको जो है अवेलेबल हो जाएगा। अमाउंट पे कर दोगे, ये अपडेट हो जाएगा, आपको बता देगा। अब यहाँ पे उसके लिए इंतजार नहीं हो रहा कि पूरे जो है ना सेमेस्टर कंप्लीट होगा तो पूरे बच्चों के लिए हम डेटा अपडेट करेंगे, बल्कि वो जैसे जैसे एक एक स्टूडेंट का डेटा अपडेट होता जाता है, ये अपने आप को अपडेट करता जाता है। सो इसका फायदा हमारे पास क्या हुआ कि इन्फॉर्मेशन मोर अप टू डेट, देयरफॉर प्रोवाइडिंग बेटर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि डेटा अब अप टू डेट होता जा रहा है, बैचिंग के लिए इंतजार नहीं हो रहा। एबिलिटी कहता है कि इंक्रीज एबिलिटी टू डेटा टू बी ऑनलाइन, और आपके पास डेटा भी आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन पड़ा हुआ है। मास्टर फाइल हमारे पास जो है ना ऑफलाइन नहीं है। डिसएडवांटेज में हमारे पास क्या है? कहता है कि इंक्रीज इन एक्सपेंस एज द सिस्टम बिकम मोर कॉम्प्लेक्स टू रन एंड डेवलप। ठीक है, अब वो सिंपल आसान काम तो रहा नहीं कि ऑफलाइन में सिस्टम चलता रहे। अब तो इसको भी जो है ना ऑनलाइन रहना पड़ेगा और अपडेट रहना पड़ेगा। सो टाइमली इसके साथ साथ ये अपडेट होता रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हार्डवेयर कैपेसिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। आपको एक नया सिस्टम, एक नया डेटाबेस के साथ आपको जो है डिवाइसेस भी अटैच करनी पड़ेंगी जो इन चीज़ों को चलाता रहेगा। सो जैसे आप इसको अपडेट करते जाओगे, ये चीज़ जो है ना क्या करेगी, उसको प्रोसेस करने में भी टाइम ज़्यादा लेगी। जैसे अगर इसकी आसान से एग्जांपल दूँ कि आप जो है ना थंब एक्सप्रेशन को देखें, तो थंब जो है ना एक तरीकाकार भी हो सकता है कि सारे एम्प्लॉइज आएंगे, एक पेज पे लिखते रहेंगे अपनी सारी की सारी अटेंडेंसेस। जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वो उसकी समरी जो है ना अपने पास रख देगा कि हाँ एम्प्लॉइज इस टाइम पे आए थे। एक ये काम है हमारे पास कि थंब एक्सप्रेशन क्या है कि जैसे एम्प्लॉइज आएगा वहाँ पे थंब लगेगा, टाइम पे आया हुआ है तो ठीक है, टाइम से लेट हुआ उसकी सैलरी ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है। ठीक है, वो बैच का इंतजार नहीं करेगा कि जी सारे के सारे लोग पूरे हो जाएं तो फिर देखेंगे कि किसकी तनख्वाह से कितने पैसे काटते हैं, तो वो उसको डायरेक्टली अपडेट करते जाता है। सो एग्जांपल हमारे पास टीपीएस के क्या हुए, फाइनेंस और अकाउंटिंग के टीपीएस हमारे पास मौजूद है। ठीक है, फाइनेंसिंग और अकाउंटिंग रिलेटेड हमारे पास जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए हम बनाते हैं। जैसे आपके पास बजट बनाना हो कंपनी के लिए, ठीक है, कि जो है ना उसके प्रीवियसली कैसे परफॉर्मेंस रही, उसके बेसिस पे हम फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से चलाना होगा कि हमने अपने तमाम के तमाम सिस्टम को अपडेट करना है। ठीक है, हमने जो है ना क्या करना है कि जहाँ पे हमारे पास सिचुएशन अनफेवरेबल थी, लेट से 50 रुपए हमने लगाने थे, हमने वहाँ पे क्या कर दिया, 60 रुपए लगा दिए। तो जब हमने 60 रुपए लगा दिए तो हमने इसको क्या करना होगा, अनफेवरेबल सिचुएशन है हमारे पास, हमने अब इसको क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। तो हम इसके लिए जो है ना टीपीएस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं नॉमिनल लेजर। ठीक है, कि जो हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं कि जब हम जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं अपने जर्नल जर्नल में, और फिर उन्हीं तमाम ट्रांजैक्शंस को जितने हमारे पास चीज़ें खरीदी गई होती हैं, बेची गई होती हैं, वो सारे के सारे अकाउंट्स जहाँ पे हम मूव करते हैं और अपने जो है ना क्लासिफाई करते हैं अपने हेड्स के अंदर, तो उसको हम नॉमिनल लेजर कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इनवॉइसिंग आ जाती है कि जो है ना कौन सी चीज़ें खरीदी गई, कौन सी बेची गई, उनकी इनवॉइस रिसिप्ट्स हमारे पास क्या है, वो चीज़ें आ जाती हैं। और फिर मैनेजमेंट अकाउंट, कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, कौन सी चीज़ कितने पैसों पे बनी। अब हमने जो है ना कॉस्ट हमारी अगर ज़्यादा आ गई है तो हम उसको रिड्यूस कैसे करेंगे, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारी कॉस्ट जो है ना वो क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है ना कॉस्ट स्टिल डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही है, तो हम देखेंगे कि हमें या तो अपना प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी होगी, या फिर हमने क्या करना होगा कि ऐसे मेजर्स अपनाने होंगे कि जिसके जरिए से हम क्या कर सकें, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। सो ये हमारे पास जो है ना बेसिक
जो है ना टीपीएस सिस्टम के बारे में ना थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया है कि हम अकाउंटिंग रिलेटेड कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कहता है कि आप जो है ना क्या कर सकते हो कि इस सिस्टम को मजीद स्प्लिट भी कर सकते हो कि आप नॉमिनल लेजर बना लो, फिर अकाउंट पेबल कि जो पैसे हमने पे करने हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में हमने बैलेंस शीट में पढ़ा, फिर इसी तरीके से अकाउंट रिसीवेबल के लिए अपना बना सकते हो, बजटिंग के लिए बना सकते हो, और ट्रेजरी फाइनेंस की मैनेजमेंट के लिए भी आप अपना टीपीएस सिस्टम डेवलप कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स का अगर आपने जो है ना ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बनाना है, तो पर्सनल रिकॉर्ड, ठीक है, कि लोगों का रिकॉर्ड किताब आपके एम्प्लॉयज जितने मौजूद है उनका रिकॉर्ड, क्या क्या बेनिफिट्स उसको दे रहे हो वो रिकॉर्ड करना, क्या सैलरीज उनको पे कर रहे हो उनका रिकॉर्ड, लेबर्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है, वीक है, अच्छा है, बुरा है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, और ट्रेनिंग की कब ज़रूरत है, कब ट्रेनिंग हुई थी, आपने उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इवेलुएट किया, उन तमाम चीज़ों के लिए हम उसको बनाते हैं। अगर हम इसको फर्दर स्प्लिट करेंगे, कि हम इसको मज़ीद स्पेसिफिक करें, तो फिर हमारे पास उनकी तनख्वाहें आ सकती है, पेरोल आ सकता है, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड कब आया था, कब ज्वाइन किया था, कब छोड़ के जा रहा है, उन चीज़ों के बारे में हम कर सकते हैं। एम्प्लॉय के बेनिफिट्स कौन कौन से उसको मिल रहे हैं, पेंशन मिल रहा है, हेल्थ स्कीम मिल रही है, इंश्योरेंस मिल रहा है, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन है, वो हम पुट कर सकते हैं। कैरियर पाथ सिस्टम, ठीक है, कि उसके अप्रेजल करते हैं, हम उसको चेक करते हैं कि मेरे एम्प्लॉय को जब मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड की, ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस में कितनी इंप्रूवमेंट आई, ट्रेनिंग से पहले उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, तो हम उन तमाम चीज़ों को इवेलुएट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम, कि हमारे पास इन चीज़ों को एनालाइज किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डे टू डे एक्टिविटीज हमारी कैसे परफॉर्म हो रही है, हमारे जो है ना एम्प्लॉयज़ के सैलरीज का सिस्टम कैसे चल रहा है, हमारे पास जो है ना डिसीजन मेकिंग किस तरीके से हो रही है, इन चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास 3 मेथड जिसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। एक हमारे पास बैच है, कि आप बैचेस बनाओ, ग्रुप्स बनाओ, और फिर उनको प्रोसेस करो। सेकंड हमने कहा कि हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम है, कि जैसे-जैसे जो है ना आपके पास ट्रांज़ैक्शन होती जाएँगी, वो सारा का सारा डेटा आपका अपडेट होता जाएगा और वो ऑनलाइन रहेगा। लेकिन जब जो है ना आपके पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं होगी, तो ऑफलाइन ये काम नहीं करेगा। थर्ड हमने कहा कि हमारे पास जो है ना रियल टाइम आ जाता है, जिसमें हम जो है ना बैच का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि जैसे-जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन अपडेट होती जाती है, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को उसी वक़्त अपडेट करते जाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो चांसेस क्या हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन अपडेट रहती है। तो टीपीएस में हमने कहा कि हमारे पास उनके मेजर सिस्टम भी हम बना सकते हैं, जैसे हमने कहा बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आ सकती है, या ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पर्सनल रिकॉर्ड, और आपके पास सैलरीज उनकी आ सकती है। फर्दर अगर हम उसको स्प्रेड करें, तो फिर उनकी तनख्वाहें, उनका रिकॉर्ड, उनकी जो है जॉइनिंग डेट्स, और इन सारी की सारी चीज़ों के बेसिस पे भी हम पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो सिस्टम है, दैट इज अबाउट मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम, जिसको हम एमएसएस कहते हैं। ठीक है, जो वन स्टेप हायर हो जाता है हमारे पास, क्योंकि मैनेजमेंट से एसोसिएट हो रहा है, तो मैनेजमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, वन स्टेप इससे ज़्यादा हो जाएगा, और हमारे पास जो है ना यहाँ पे जो टेक्निकल लेवल वाले लोग हैं वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो इसलिए कहता है कि एमएसएस यूज द इंटरनल मास्टर डेटाबेस टू परफॉर्म अ हाई लेवल एनालिसिस दैट हेल्प मैनेजर्स टू मेक बेटर डिसीजंस। कि अब वहां पे जो मास्टर हमारे पास डेटाबेस बन रहा था, ये क्या कर रहा है कि उसी के ऊपर वर्कआउट कर रहा है। सो ट्रांजैक्शन ने मास्टर डेटाबेस हमें दिया, और मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम क्या कर रहा है कि उस मास्टर सिस्टम को इस्तेमाल करके मैनेजर्स उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। So at the first level of an MSS is an information reporting system, which uses summary data collected by TPS to produce both regularly scheduled and special reports. The level of detail would depend on the user. कि ये क्या करता है कि उसके पास ये जो डेली ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन आती गई है, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज का डेटा आता गया, जैसे मैंने आपको कहा कि उनके पास जो है ना थंब एक्सप्रेशन के ज़रिए से डेटा आता गया कि कोई एम्प्लॉयी लेट आ रहा है, इतने दिन लेट आया, इतने दिन जो है ना पंक्चुअल रहा, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाती है। तो अब ये क्या करेगा कि इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा, और उसके बेसिस पे क्या करेगा कि जिसकी सैलरीज कट करनी होगी, उसके बारे में जो है ना वो डिसीजन मेकिंग करेगा कि अच्छा ये जो है ना इतना इरेगुलर नहीं था, ठीक है, ये टाइमली आता था, कुछ दिनों में इसने जो है ना छुट्टियाँ की थी, तो इसकी जो है ना वार्निंग या शो कॉज़ नोटिस देना जो है ना अभी पर्पसफुल नहीं है। लेकिन जो एम्प्लॉयी बहुत फ्रीक्वेंटली लेट आ रहा था, वो क्या करेगा, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करेगा कि अब मुझे रिपोर्ट दो इसकी कंप्लीट, कि काम से रिलेटेड उसके जो है ना प्रोसेस क्या था, प्रोग्रेस क्या था। तो काम भी अगर कंप्लीट नहीं है, और उसके पास जो है ना उसके टाइम स्केड्यूल भी ठीक से नहीं है, तो वो इसके बेसिस पे क्या करे, डिसीजन मेकिंग करेगा कि मैं उसके साथ बैठूँ, इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करूँ।
तो इसलिए कहते हैं कि MSS includes other specialized tools for decision making like centralized database such as data warehouse. कि इसके लिए वो मजीद थोड़े से डेटा भी और भी इस्तेमाल करता है, डेटाबेसेस को भी इस्तेमाल करता है, जिसको हम डेटा वेयर हाउस कहते हैं, कि जहाँ पे हमारा सारा का सारा डेटा गोदाम में पड़ा होता है और हम उस डेटा को उठा के क्या करते हैं, उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं और हम उसको जो है ना पॉलिश करके उसको अपने काम के मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं. सो कहते हैं कि कंपनीज यूज डेटा वेयर हाउसेस टू गैदर, सिक्योर एंड एनालाइज डेटा फॉर मैनी पर्पस, including customer relationship management system, fraud detection, product line analysis and corporate asset management. कि कंपनी क्या करेगी कि इस वेयर हाउस से डेटा निकालेगी कि वो देखना चाहती है कि उसके जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे थे उसमें कहीं पे फ्रॉड तो नहीं हुआ, कि एक रसीद जो है ना जो वहाँ पे कटी थी उसने वो रिकॉर्ड किया है कि नहीं, एक बंदे ने पेमेंट करनी थी, क्या उसने पेमेंट कर दी है कि नहीं कर दी, और अगर कर दिया है तो उसका रिकॉर्ड वहाँ पे हमारे पास मौजूद है कि नहीं मौजूद. इस चीज़ के बारे में हमारे लिए जो है ये हेल्प आउट करता है कि हम फ्रॉड वगैरह को देख सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को देख लें कि हमारे कौन से प्रोडक्ट बेहतर सेल आउट हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे, और कंपनी के पास कितना एसेट्स मौजूद है, हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. So कहते हैं कि retailer might wish to identify customer demographic characteristics and shopping patterns to improve direct mailing response. Banks can more easily spot credit card fraud as well as analyze customer usage patterns. ठीक है, कि इस तरीके से अगर हम रिटेलर्स को देखें, जो दुकानदार हमारे पास प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, तो उसको भी पता चल जाएगा कि कौन से इलाके से बहुत से लोग आते हैं जो मेरा प्रोडक्ट परचेज करते हैं. अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हाइपर मॉल की, तो हाइपर मॉल रिंग रोड पे बनाया गया सेंटर पे. ठीक है, तो अब वो जो है ना इस चीज़ को एनालाइज़ करना चाहता है कि किसके लिए मैं ज़्यादा एक्सेसिबल हूँ, किसके लिए नहीं, और कौन मेरा जो है ना क्लाइंट ज़्यादा है, कस्टमर ज़्यादा है। हैदराबाद वाले लोग ज़्यादा मेरे फ्रीक्वेंटली आते हैं या फिर मेरे पास जो है ना सिटी साइड वाले लोग ज़्यादा परचेज़िंग के लिए आते हैं। तो वो क्या करेगा कि इन इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली क्या करेगा कि कलेक्ट करेगा और फिर जो भी हमारे पास ऑफ़र्स वगैरह आएँगी, ये उन्हीं कस्टमर को डायरेक्टली टारगेट करेगा। उन्हीं को जो है ना ऑफ़र्स भिजवाएगा क्योंकि ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। अब लेट्स से वहाँ पे हैदराबाद के लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो बजाय इसके कि वो जो है ना सिटी साइड वालों को प्रमोशनल मैसेजेस करे, ये सारा का सारा एम्फेसाइज किसकी तरफ करेगा, हैदराबाद वालों की तरफ. सो बैंक इस तरीके से क्रेडिट कार्ड में देखता है कि हमारे जो है ना हमारे कस्टमर्स कितना फ्रीक्वेंटली कौन क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर रहा है, कौन कितना टाइमली पेमेंट्स कर रहा है. तो अगर उसमें कोई किस्म के फ्रॉड होंगे तो वो इसको इजीली डिटेक्ट कर सकता है. So a management information system digests inputted data, distinct pieces of information such as fact, number, and words, and process it into useful information. कि MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको हम MIS भी कहते हैं, वो क्या करेगा, इसके पास जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कुछ कोड्स होंगे, कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है, कुछ अल्फाबेट्स होंगे, उन तमाम को वो क्या करता है, प्रोसेस करते हैं, उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है. ठीक है, कि वो क्या कहना चाहता है, क्या जो है ना पासवर्ड दे रहा है, तो वो जो है ना उसको यूटिलाइज करके उसको यूज करता है. सो कहते हैं कि MIS, जिसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इज कैरेक्टराइज्ड एज फॉलोज. तो किस तरीके से हम इसको कैरेक्टराइज करते हैं, एक हमारे पास सपोर्ट करता है किसको, स्ट्रक्चर डिसीजन को, reports on existing operations, little analytical capability and relatively flexible, internal focus, generate regular reports and typically would allow online access to a range of users, incorporate both current and historical information. कि हमारे पास जो हमारा MIS सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे कि हम जो है ना, हम सारा का सारा डेटा जितना भी हमारे पास होगा एक प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर के साथ पड़ा होगा, और हमारे पास जो है ना जितनी भी हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होंगे, उनको जो है ना वो क्या करेगा, हमारी रिपोर्ट शेयर करके देगा कि हमें किस चीज़ की रिपोर्ट चाहिए, मुझे अपने जो है ना सेल के बारे में रिपोर्ट चाहिए, या मुझे अपनी मैनेजमेंट के बारे में रिपोर्ट चाहिए, मुझे जो है ना किस चीज़ का डेटाबेस चाहिए, मैं ईजिली जो है ना वहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ उसको और उसमें इंफॉर्मेशन गेन कर सकता हूँ. क्योंकि अभी रिसेंटली हमने क्या कहा कि हमारे पास वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन वगैरह आते हैं, तो वो उसके ज़रिए से हमारे रिटेलर अपने जो है ना इंफॉर्मेशन को देख सकता है, और जो उसकी जो है ना डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा. तो वो इसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं. फिर हमने कहा कि जो है ना लिटिल कैपेबिलिटी, हमारे एनालिटिकल कैपेबिलिटी हमें चाहिए होती है, ठीक है, कि हम उसको जो है ना परफॉर्म करें, डिसीजन मेकिंग को प्रॉपर तरीके से चला सकें. ठीक है, और फिर इसके बाद हमने क्या कहा कि हमारे पास इसका फोकस इंटरनल होता है, क्योंकि हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो इंटरनली आ रहे हैं, तो हम उसी इंटरनल इंफॉर्मेशन के ऊपर वर्कआउट करते हैं, और हमारे पास ये क्या करता है, रेगुलर जो है ना रिपोर्ट जनरेट करके देता है, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए बना रहा है.
तो मैनेजमेंट उसके बेसिस पे क्या कर रही है, डिसीजन मेकिंग कर रही है, तो वो उसको क्या करता है, हेल्प आउट करता है और उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर इसके तरीके से हमने क्या कहा कि वो इनकॉर्पोरेट करता है बोथ करंट और हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि करंट हमारे पास मार्केट में सिचुएशन क्या चल रही है, हमारे बिजनेस की कंडीशन क्या चल रही है और प्रीवियसली क्या चल रही थी, तो उन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करना, या फिर हमारे जो है डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा काम कर रहा था, सडनली उसके सेल्स वगैरह डाउन हो गई, तो वो क्या करेगा कि इसके बेसिस पे जो है ना इसको एनालाइज करेगा, देखिएगा कि यार ये सडनली जो है ना प्रॉब्लम क्या आया, कि प्रीवियसली हमारे जो है ना ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था हमारे ये यूनिट, लेकिन अब क्या हुआ कि वो जो है ना उसका जो प्रोसेस था या उसकी एफिशिएंसी थी वो दिन ब दिन रिड्यूस होना शुरू हो गया। तो दे कैन इजीली इन्वेस्टिगेट अबाउट दैट कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और इसके लिए जो है ना कहाँ पे इश्यूज फेस आ रहे हैं, तो वो इसको क्या करेगा, देखेगा। जैसे अब हमारे पास जो है ना एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड पड़ा होता है या इनवॉइसेस हम बनाते हैं, तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप जाते हैं इनवॉइसेस आपके पास रिकॉर्ड कर ली जाती है, आपको जो है कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस मिल जाती है। तब अगर आपकी जो है ना एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है या फिर आपके पास जो है ना एक्स्ट्रा यूनिट्स आपके पीछे जो है ना वहाँ पे पुट कर दिए गए थे, आप उनके पास रिसिप्ट लेकर जा सकते हो, उसको कहते हैं कि यार ये देखो आपने जो है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा मुझे कॉस्ट किया है, तो वो सारे के सारे डेटाबेस में देखिएगा कि ओहो यहाँ पे तो हमने एक्स्ट्रा इसको चार्ज किया था, हम उसकी प्राइसिंग को दोबारा करेक्ट कर सकते हैं, हम उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है ना डिवेलप करते हैं, और ये हमारे जो है ना मिडिल लाइन को जो है ना सपोर्ट करने में हेल्प आउट करती है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी हमारे पास ट्रांजेक्शन हुई थी उन सबको जो है ना यूटिलाइज करता है और उसी के बेसिस पे वो सारे के सारे काम परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, नेम से श्योर है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस भी इसको कहा जाता है, कि आपके पास जो है ना क्या करेगा कि आपके जितने भी डिसीजंस होंगे उसको सपोर्ट करने के लिए ये एक प्रोग्राम हम जो है ना डिजाइन करते हैं, क्योंकि वहां पे जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई डेटाबेस में, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, उसको डिसीजन सपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल करना है। तो कहते हैं कि डीएसएस is a set of related computer programs and data required to assist with the analysis and decision making within an organization. DSS were initially developed to overcome the rigid nature of management information system. ठीक है, कि आपके पास जो है जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम था वो थोड़ा सा स्ट्रांग था, उसको कॉम्प्लिकेट था कि उसमें इंफॉर्मेशन को देखो उसके बेसिस पे जो है ना आप क्या कर सको, डिसीजन मेकिंग कर सको। तो क्या हुआ, हमने डीएसएस सिस्टम को डेवलप किया जो क्या करके देता है कि आपको इजीली हेल्प आउट करता है, एनालिसिस का फंक्शन जो है ना बड़ा इजीली परफॉर्म करके देता है, और आप उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग बड़ी आसानी से कर सकते हो। जैसे कि इन्होंने कहा हुआ है कि DSS help business to by providing quantitative data and predictive models that aid problem solved and decision making. A DSS help managers make decisions using interactive computer models that describe real world processes. DSS क्या करता है, क्वांटिटेटिव देता है, नंबर्स में आपको डेटा देता है और उसी के बेसिस पे आपको डेटा जो है ना मॉडल्स बना कर देता है। तो जब आपके पास मॉडल्स डेवलप हो जाते हैं तो मॉडल्स के ऊपर जो है ना हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब आपके पास क्रिया में आपने पढ़ा होगा रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह जब आप करते थे, तो जब आपके पास रिग्रेशन आप जो है ना रन करते थे, ऑपरेट करते थे, वहां पे देख लेते थे कि जो आपके पास वैल्यू आई है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप क्या आ रहा है वो इजीली आइडेंटिफाई हो पाता था। लेकिन जब आप इसको क्वालिटेटिवली कैरेक्टरिस्टिक और फीचर के बेसिस पे देखते थे, तो वहां पे उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये आपके पास जो है ना क्या करता है, इंटरेक्टिव कंप्यूटर मॉडल बना कर देता है, ठीक है, और आपको जो है ना आसानी देता है कि आप किस तरीके से डिसीजन मेकिंग क्विकली कर सकते हो। सो इसलिए कहता है कि डेटाबेस डीएसएस also uses data from internal database but look for specific data that relate to the problems at hand. It is a tool for answering what if questions about what would happen if the manager made certain changes. In simple cases, a manager can create a spreadsheet and try changing some of the numbers. For example, a manager could create a spreadsheet to show the amount of overtime required if the number of workers increase or decrease. With models, the manager enters into computer the values that describe a particular situation and program computer computes the results. जो है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी रिग्रेशन, सेम एज इट इज इसने भी एग्जांपल दिया आपको। कहता है कि जैसे आप क्या करते हो कि अपने डेटाबेस को देखते हो, जो इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पे पुट की हुई है, ये क्या करेगा कि उसी जो है ना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आपको उसका सोल्यूशन देगा। कि आप जो है ना देखना चाहते हो कि जी मेरे पास जो है ना स्प्रेडशीट में आपने डेटा सारा का सारा पुट कर लिया, अब आप देखते हो कि मैंने क्या करना है कि कुछ नंबर्स को चेंज करना है। तो जब आप उसमें क्या करते हो कि कुछ नंबर्स को चेंज करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास बाकी सारे के सारे नंबर भी तो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एमएस एक्सेल में क्या होता है
कि अगर आपने एम्प्लॉइज की जो है लिखा हुआ है कि वर्कर जो है ना आपके पास 3 थे, तो इन्फॉर्मेशन भी 3 की पड़ी हुई है। अब अगर आप उसको 50 बनाते हो तो वो सारे एड अप होकर आपको बता देंगे जी हमारे पास 50 एम्प्लॉइज जो है ना यहाँ पे मौजूद है। तो इसी तरीके से ये क्या कर रहा है कि फिर आप जो है ना उसके ऊपर जब टेस्ट रन करोगे, आप उसके रिजल्ट्स निकालोगे, तो अब वो जो है ना आपके पास 3 बंदों के तो नहीं निकालेगा, बल्कि वो 50 के निकालेगा। जैसे आप जो है ना अरिथमेटिक मीन वगैरह फाइंड करते थे, तो मीन जब आप फाइंड करते हैं स्टैटिस्टिक में, तो अगर आपने 10 नंबर दिए हुए हैं तो 10 नंबर्स पे डिवाइड हो जाता, ठीक है। और अगर आपके पास 15 नंबर है तो वो 15 पे डिवाइड होता, तो वो उसी के साथ साथ उसके रिजल्ट चेंज होते थे। तो यहाँ पे भी ये डेटा को इसी तरीके से अपडेट करता है। सो कहते हैं कि marketing executives at a furniture company could run DSS models that uses sale data and demographic assumptions to develop forecast of the types of furniture that would appeal to fast growing population groups। कि आपके पास मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वाले बैठे हैं और वो फर्नीचर सेल आउट करना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा कि वो सिंपल एक डीएसएस मॉडल जो है ना रन करेगा, अपने सेल्स का डेटा देगा और फिर उसके बारे में बताएगा कि कौन सी एज के लोग, कौन सी इनकम के लोग, कौन से जो है ना आपके पास ऑक्यूपेशन के लोग फर्नीचर को ज्यादा परचेज कर रहे हैं, कौन लोग बहुत कम परचेज कर रहे हैं। तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा इस एज के जो है ना जो हमारे पास लोग हैं वो ज्यादातर आते हैं, वो फर्नीचर को परचेज करते हैं। तो मुझे टारगेट किसको करना पड़ेगा, मुझे इस ग्रुप को करना पड़ेगा ताकि मैं उनसे बेनिफिट हासिल कर सकूं। तो इसी के बेसिस पे अगर हम देखें तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हुए हमारे पास। कहते हैं कि DSS असिस्ट मैनेजर्स एट टेक्टिकल लेवल व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू मेक इंटेलिजेंट गेसेस। कि जो है ना मिडिल लेवल पे हमारे पास जब जो है ना डिसीजन मेकिंग आप करती है मैनेजर्स आपके, तो वो उनको जो है ना इंटेलिजेंट गेसेस प्रोवाइड करता है कि आपने किस तरीके से एस्टिमेशन करना है, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है। जैसे अगर आप देखो तो गूगल मैप में आप देते हो कि मुझे इस्लामाबाद जाना है, तो वो क्या कर देगा आपको जो है ना जीटी रोड भी बता देगा, मोटरवे भी बता देगा। अब जीटी रोड पे आपको बता देगा कि कितना टाइम आपका लगना है, मोटरवे पे भी आपको बता देगा कि आपका कितना टाइम लगना है। तो अब डिसीजन आपका है कि आप कौन से पाथ को चूज करते हो। तो जिस ट्रैक पे आप जाना शुरू हो जाते हो वहां पे वो आपको बताता है कि जी ये फास्ट ट्रैक है या स्लो होता है। तो इसी तरीके से डीएसएसपी मैनेजर्स को जो है ना इंटेलिजेंट गैसेस प्रोवाइड करता है। सो कहते हैं कि डीएसएस यूजेस फार्मूला एंड इक्वेशन टू एनेबल मैथमेटिकल मॉडलिंग। क्योंकि जब हमने मॉडल्स का जिक्र किया तो मॉडल्स हमारे पास जो है इक्वेशन और फार्मूला से बनते हैं। तो ये फार्मूलाज और इक्वेशंस को यूज करके क्या करता है, मैथमेटिकल जो है ना आपके लिए मॉडलिंग परफॉर्म करता है। DSS आर रियल टाइम सिस्टम एनेबलिंग मैनेजर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम थ्रू क्यूरीज एंड मॉडलिंग। ठीक है कि आपके जो है ना मसलों को किस तरीके से सॉल्व करेगा। आप जो है ना वहाँ पे क्यूरीज डेवलप करोगे, आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आप वो इन्फॉर्मेशन पुट करते जाओगे रिक्वायर्ड। जैसे जैसे जो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आप पुट करते जाओगे वो ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा, उसके मॉडल बना कर दे देगा कि ये आपके पास पूरा तरीकेकार है। जैसे गूगल मैप की मैंने एग्जांपल दी कि आप कहाँ पे हो, आप अपनी लोकेशन बताते हो, फिर आपको कहते हैं कि जी कहाँ पे जाना है, आप वो जो है ना चूज करते हो। जैसे ही आप उसको जो है डायरेक्शन पे क्लिक करते हो, वो सारा का सारा मॉडलिंग करके खुद कैलकुलेशन करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो यूजर इनपुट्स क्यूरीज एंड वेरिएबल्स फॉर मॉडल थ्रू अ यूजर इंटरफेस। कि आपके पास जो है ना उसका यूजर इंटरफेस दिया होता है, जो जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होती है आपके सामने स्क्रीन पे वो चीज़ मौजूद होती है, आप डेटा को फिट करते जाते हो वहाँ पे और वो उसको जो है ना प्रोसेस करते हैं। Contains a natural language interpreter for querying the system। ये है कि नेचुरल लैंग्वेज आपके पास होती है, कोई खास ऐसी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज आप इसके लिए इस्तेमाल नहीं करते, ना ही कंप्यूटर लैंग्वेज कि आप उसको जो है ना 01 और 01 करके जो है ना पुट करो, बल्कि एक नॉर्मल लैंग्वेज जो आप यूज करते हैं उसके लिए उसके जरिए से इंपोर्ट करते हो। The user interface is integrated with data management and modeling software from the key components। कि उसका जो यूजर इंटरफेस होता है जिसको आप यूज करते हो वो हमारे जो है ना किसके साथ है, हमारे डेटा मैनेजमेंट और मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के साथ है। ठीक है कि उसके साथ कनेक्ट होता है कि आप किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हैं। स्प्रेडशीट packages can become the tool for the development of decision support system। कि स्प्रेडशीट को भी आप एक्सेल में से एक्सेल को भी इस्तेमाल करते हो। ठीक है कि इसके हम जो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं कि वैसे हम एक्सेल में आप चले जाओ, वहाँ पे आप जो है ना बने होते हैं, आपके पास ग्राफ बना होता है, आपके पास मौजूद होता है, पाई चार्ट मौजूद होता है। जैसे ही आप पाई चार्ट को चूज करते हो डायरेक्टली साइड पे टेबल आ जाता है। आपको कहते हैं कि जी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट करो। आप इंफॉर्मेशन पुट करते हो जो है ना वहाँ पे वो कैलकुलेट करता है उसको और फिर वो कलरफुल आपके लिए क्या करता है, पाई चार्ट बना देता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट को हमारे पास जो है एक टैक्टिकल लेवल पे ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाती है और वो इसको यूटिलाइज करके क्या करता है, अपने डिसीजन मेकिंग एक मीडियम टर्म के परफॉर्म कर सकता है। जो कि वो बाय हैंड या मैनुअली करे तो इट टेक्स टू मच टाइम। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।